वेलकम एवरीवन। क्लासिकल मैकेनिक्स के पिछले लेक्चर में हमने लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। ये जाना था कि लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं और उसके डिफरेंट पैरामीटर्स की क्या फिजिकल मीनिंग होती है। पिछले क्लास में हमने उस इक्वेशन ऑफ मोशन के अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में डिटेल में जाना कि उनका फिजिकल मीनिंग क्या है। इस लेक्चर में हम उसी लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन को काम में लेते हुए अलग अलग तरह के सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टडी करेंगे। जहाँ पिछला लेक्चर पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड था, इस लेक्चर में हम उसी कॉन्सेप्ट को काम में लेते हुए अलग अलग सिस्टम के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं इन अ शॉर्ट वे। सो हमने पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम के लिए जो लैग्रांजियन डिफाइन किया जाता है वो L से डिफाइन किया जाता है और लैग्रांजियन L उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। अगर आपको सिस्टम की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पता है तो उनके डिफरेंस से आप उस सिस्टम के लिए लैग्रांजियन L को डिफाइन कर सकते हैं, जहां L लैग्रांजियन फंक्शन होता है Q जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, Q J डॉट जनरलाइज्ड वेलोसिटी का और टाइम T का। हालांकि लैग्रांजियन टाइम के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का भी फंक्शन हो सकता है, बट अभी हम खुद को टाइम के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक के लिए ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। टाइम के हायर डेरिवेटिव फंक्शन के लिए हम उसे बाद में पढ़ेंगे। सो किसी फंक्शन का जो लैग्रांजियन होगा वो Q जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, उस कोऑर्डिनेट की कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम t का फंक्शन होगा। नाउ अगर आपको सिस्टम का लैग्रांजियन L पता है तो आप सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर सकते हैं, जिसे लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन या आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। आयलर लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन जो इक्वल होता है d/dt डेल L ओवर डेल Q J डॉट माइनस डेल L ओवर डेल क्यू जे इक्वल्स टू 0, जहाँ J कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर x y g कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन है तो जो J की वैल्यूज़ हैं वो x, y और g होंगे। सो पहले x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर y के लिए और फिर z के लिए। इस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी, तीनों जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर सिस्टम की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम हो तो उसके डिफरेंस से हम लैग्रांजियन कैलकुलेट कर सकते हैं और लैग्रांजियन की मदद से हम उस सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इसी इक्वेशन को काम में लेते हुए हम अलग अलग सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन को मैं साइड में लिख देता हूँ। d/dt डेल L ओवर डेल Q J डॉट माइनस डेल L ओवर डेल Q J इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ हमारा फर्स्ट सिस्टम है अ पार्टिकल मूविंग इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें लैग्रांजियन फाइंड आउट करना है। लैग्रांजियन फॉर ए पार्टिकल, फॉर ए फ्री पार्टिकल moving in Cartesian coordinate and find equation of motion। यहाँ पर एक वर्ड लीजिए, राइट the Lagrangian for a free particle moving in Cartesian coordinate and find the equation of motion। हमें एक फ्री पार्टिकल के लिए लैग्रांजियन लिखना है, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन बताना है। नाउ क्वेश्चन पर ध्यान दें तो जो सिस्टम दिया गया है वो एक फ्री पार्टिकल है।
फ्री पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जो बिना किसी पोटेंशियल फील्ड के मूव कर रहे हो, एक फ्री स्पेस में मूव कर रहे हो, जिन पर किसी तरह का कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं हो रहा है। सो इस स्टेटमेंट से एक चीज़ क्लियर है कि फॉर फ्री पार्टिकल पोटेंशियल जीरो होगा। ना हम जानते हैं कि लैग्रैंजियन फाइंड आउट करने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होगी। सो फ्री पार्टिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के जो पैरामीटर्स होते हैं वो x, y और g होते हैं। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में काइनेटिक एनर्जी 1/2m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस g डॉट स्क्वायर से दी जाती है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सो नाउ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी है सिस्टम की और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो सिस्टम का जो लैग्रैंजियन होगा L वो हो जाएगा 1/2m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस g डॉट स्क्वायर माइनस 0 के। तो ये तो लैग्रैंजियन हो गया। हमें लैग्रैंजियन लिखने के बाद उस सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन भी फाइंड आउट करना है। सो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें यही इक्वेशन काम में लेनी होगी, d/dt डेल L ओवर डेल Q J डॉट माइनस डेल L ओवर डेल Q J इक्वल्स टू 0, जहाँ Q J जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y और g। सबसे पहले x के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर x ये हो जाएगा d/dt डेल L ओवर डेल x डॉट माइनस डेल L ओवर डेल x इक्वल्स टू 0। लैग्रैंजियन का x डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इस लैग्रैंजियन का x डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो d/dt x डॉट से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 मल्टीपल में आएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा mx डॉट y डॉट का x डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, g डॉट का भी x डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 माइनस डेल L ओवर डेल x। लैग्रैंजियन में x की कोई टर्म नहीं है तो ये वैल्यू 0 रहेगी। नाउ mx डॉट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, चूंकि मास पार्टिकल का मास कांस्टेंट रहेगा तो m कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और x डॉट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसे x डबल डॉट बना देगा। तो ये हो जाएगा mx डबल डॉट इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 है। सिमिलरली जब आप इसे y डॉट के लिए सॉल्व करेंगे तो y डॉट के लिए सॉल्व करने पर लैग्रैंजियन को y डॉट के लिए सॉल्व करेंगे तो x डॉट के डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और y डॉट के लिए सॉल्व करने पर ये my डॉट हो जाएगा। सो y डॉट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मिलेगी my डबल डॉट इक्वल्स टू 0 और z डॉट के लिए mz g डबल डॉट इक्वल्स टू 0। ये एक फ्री पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है। सो हमें एक फ्री पार्टिकल दिया गया था और फ्री पार्टिकल है, दैट मीन्स पोटेंशियल 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमें मालूम है, इन दोनों की मदद से लैग्रैंजियन लिखेंगे और लैग्रैंजियन लिखने के बाद जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करके आप उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यही अप्रोच हमें सभी तरह के सिस्टम के लिए अप्लाई करनी होगी। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, a mass
m resting on a smooth surface between two firm support connected by two massless spring of force constant K1 and K2 set up the Lagrangian and write equation of motion. ऑल राइट, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो सिस्टम आपको दिया गया है इसमें एक m रेस्ट मास का पार्टिकल एक स्मूथ सरफेस पर दो सपोर्ट के बीच में कनेक्टेड किया गया है स्प्रिंग से, जिसमें स्प्रिंग का खुद का कोई मास नहीं है और इसके लिए हमें लैग्रांजियन और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। तो सबसे पहले सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसे समझना आसान हो। तो ये m मास का पार्टिकल है जो दो स्प्रिंग K1 और K2 स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग से कनेक्टेड है और ये दोनों स्प्रिंग दोनों तरफ से फॉर्म सपोर्ट से कनेक्ट किए गए हैं। हमें इस सिस्टम के लिए लैग्रांजियन लिखना है और इस लैग्रांजियन का इक्वेशन ऑफ मोशन भी बताना है। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि जब भी एक स्प्रिंग में मोशन होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी तभी स्टोर होगी जब मास को मूव करवाया जाएगा। नाउ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मास को राइट की तरफ मूव करवाएं या लेफ्ट की तरफ मूव करवाएं। तो हम कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मास को इसके रेस्ट पोजीशन से x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया गया है राइट साइड की तरफ। नाउ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जब आप इस m मास को x पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो K2 स्प्रिंग तो कंप्रेस होगी x डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन उतने ही डिस्प्लेसमेंट से K1 स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम रहेगा, बस फर्क इतना है कि मास के डिस्प्लेस होने की वजह से K2 कंप्रेस होगी और K1 स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी। तो दोनों स्प्रिंग के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है, बट दोनों में जो इफेक्ट आया है वो अलग अलग आया है। तो सबसे पहले इस सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी लिख लें। तो काइनेटिक एनर्जी T हो जाएगी 1/2m वेलोसिटी। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ x है तो वेलोसिटी भी इस डिस्प्लेसमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ही होगा 1/2m x डॉट स्क्वायर। y और z की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल वन डायमेंशन में मोशन हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल के मोशन की वजह से होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल में नहीं बल्कि स्प्रिंग में स्टोर होती है। तो दोनों ही स्प्रिंग में अपनी अपनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। फर्स्ट स्प्रिंग की बात करें तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी हाफ K1 x स्क्वायर प्लस सेकेंड स्प्रिंग में हाफ K2 x स्क्वायर। दोनों ही स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, बट जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों की अलग अलग होगी क्योंकि दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग हैं। तो इस तरह से इस सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ m x डॉट स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हाफ K1 x स्क्वायर प्लस हाफ K2 x स्क्वायर होगी। नाउ सिस्टम का लैग्रांजियन लिखें तो लैग्रांजियन L हो जाएगा T माइनस V, दैट मीन्स हाफ m
एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ k1 एक्स स्क्वायर माइनस हाफ k2 एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, हाफ m एक्स डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा k1 प्लस k2 और एक्स स्क्वायर। ये सिस्टम का लैग्रैंजियन है। नाउ हमें इस सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन भी बताने हैं। वेरिएबल कितने हैं? सिर्फ एक ही वेरिएबल x है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी एक ही होगी। सो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो अगेन वही इक्वेशन, d ओवर डी टी डेल एल ओवर, यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ क्योंकि एक ही वेरिएबल है, तो सिंपली डेल x डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल x इक्वल्स टू 0 होगी। इस सिस्टम के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें लैग्रैंजियन की वैल्यू इक्वेशन में। x डॉट के रिस्पेक्ट में लैग्रैंजियन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x डॉट की सिर्फ एक ही टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन होगा और ये आ जाएगा d ओवर डी टी एम एक्स डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स। लैग्रैंजियन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये एक सिंगल टर्म आ रही है जो x की टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक माइनस ये है और दूसरा माइनस ये वाला आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस और डिफरेंशिएशन k1 प्लस k2 x इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, नाउ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें इसका तो एम एक्स डबल डॉट प्लस k1 प्लस k2 x इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें हालांकि ये इक्वेशन भी सफिशिएंट है, बट नॉर्मली हम x डबल डॉट यानी कि जो एक्सेलरेशन की टर्म होती है उसे सिंगल लिखना पसंद करते हैं, तो ये हो जाएगा x डबल डॉट प्लस m पूरे में से कॉमन लेंगे तो k1 प्लस k2 बाई m x इक्वल्स टू 0। ये लैग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है इस स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, नोट कर ले। नाउ थर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में हमने थोड़ा सा चेंज किया है, सिस्टम पूरा यही है बट एक सिंगल मास की जगह हम दो मासेस काम में लेने वाले हैं। तो मैं पूरा स्टेटमेंट ना लिख के सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। सो सॉरी, यहाँ पर 3 स्प्रिंग है, तीनों का ही स्प्रिंग कांस्टेंट कॉमन सेम ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो, और पार्टिकल के मासेस भी हम सेम ले लेते हैं m। हमें इस सिस्टम के लिए लैग्रैंजियन लिखना है और लैग्रैंज इक्वेशन ऑफ मोशन बताना है। नाउ थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर 2 पार्टिकल हैं और दोनों ही पार्टिकल मूव करेंगे। तो अगर दोनों पार्टिकल मूव करते हैं तो अलग अलग पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं कि दोनों पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ले सकते हैं सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। हम एक सिंपल सा सिस्टम लेते हैं कि दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। फर्स्ट पार्टिकल x1 डिस्प्लेस होता है और सेकंड पार्टिकल x2 डिस्प्लेस होता है। अगर ऐसा होता है तो सिस्टम की पूरी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और लैग्रैंजियन क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ये थर्ड प्रॉब्लम है T। नाउ
m मास का पार्टिकल x1 से डिस्प्लेस हुआ है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m x1 डॉट स्क्वायर, और सेकेंड मास का पार्टिकल x2 से डिस्प्लेस हुआ है तो 1/2 m x2 डॉट स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। यहाँ पर ध्यान दें, जब x1 वेलोसिटी x1 डिस्प्लेस होगा, m मास का पार्टिकल x1 से डिस्प्लेस होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो फर्स्ट स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होगी जबकि सेकेंड स्प्रिंग कंप्रेस होगी। तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से दोनों ही स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आएगी। सेकेंड थिंग, जब सेकेंड मास का पार्टिकल डिस्प्लेस होगा तो ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस होगी और ये वाली स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। सो सेकेंड मास के डिस्प्लेसमेंट की वजह से थर्ड में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और सेकेंड में भी स्टोर होगी। दैट मीन्स फर्स्ट में x1 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, थर्ड में x2 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, बट सेकेंड स्प्रिंग में दोनों ही डिस्प्लेसमेंट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो पहले फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं। फर्स्ट स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी हाफ, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k और डिस्प्लेसमेंट x1 स्क्वायर। थर्ड की बात करें तो 1/2 k x2 स्क्वायर। नाउ सेकेंड स्प्रिंग की बात करें तो x1 डिस्प्लेसमेंट की वजह से सेकेंड स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, लेकिन x2 की वजह से ये एक्सपैंड हो रही है, जिस वजह से, और साथ ही साथ दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि जब दोनों ही पार्टिकल सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हो तो उनका जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है वो उनके डिफरेंस से आता है, x1 माइनस x2 से, और इसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। सो सेकेंड स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी हाफ k x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा। नाउ अब हमारे पास सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो हम लैग्रैन्जियन लिख सकते हैं। लैग्रैन्जियन हो जाएगा हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, माइनस 1/2 k, यहां से भी कॉमन ले लेते हैं, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, सॉरी माइनस आएगा, माइनस x2 स्क्वायर प्लस आएगा, एंड माइनस हाफ k x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बताना है। इस लैग्रैन्जियन में कितने वेरिएबल्स हैं? इस लैग्रैन्जियन में दो वेरिएबल हैं, x1 और x2, तो लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन भी दो होगी दोनों वेरिएबल के लिए। सबसे पहले बात करते हैं x1 के लिए, तो ये हो जाएगा d/dt डेल l ओवर डेल x1 डॉट माइनस डेल l ओवर डेल x1 इक्वल्स टू 0। लैग्रैन्जियन का x1 डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, क्या आएगा? इस लैग्रैन्जियन का डिफरेंशिएशन करें तो ये d/dt m x1 डॉट माइनस, दोनों ही टर्म में x1 आ रहा है तो x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कॉमन बाहर आएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस k x1, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, ये हो जाएगा माइनस k x1 माइनस x2, और फिर x1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 ही आएगा, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। ये हो गया mx डबल डॉट प्लस k x1 प्लस k x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो mx डबल डॉट प्लस kx1 और kx1, तो k को कॉमन ले लो, 2x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x डबल डॉट की वैल्यू x डबल डॉट इक्वल हो जाएगा x डबल डॉट प्लस k 2x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई m इक्वल्स टू 0। ये लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन है फर्स्ट वेरिएबल x1 के कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी ये x1 है। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन x2 के रिस्पेक्ट में होगा d ओवर dt डेल l ओवर डेल x2 डॉट माइनस डेल l ओवर डेल x2 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व कीजिए। वंस अगेन x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d ओवर dt mx2 डॉट माइनस x2 के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस k x2, और यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस k x1 माइनस x2 पहले पूरे टर्म का होगा, और फिर x2 का जब करेंगे तो एक टर्म एक माइनस और बाहर आएगा, तो -1। दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। ये हो गया mx2 डबल डॉट प्लस kx2, 1 2 और 3 माइनस है, तो माइनस k x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x2 डबल डॉट माइनस kx1, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और kx2 प्लस kx2, 2kx2 इक्वल्स टू 0। तो m है इसमें, तो यहाँ से x2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस k 2x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई m इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इस तरह से अगर किसी स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन आपको फाइंड आउट करना हो, तो हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कितने मास दिए गए हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट क्या है, किस डायरेक्शन में है, और स्प्रिंग में किस डिस्प्लेसमेंट की वजह से कितना पोटेंशियल स्टोर हो रहा है। उसी के बेसिस पे आप उस सिस्टम के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाएंगे, और जब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन कर पाएंगे तभी आप उस सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे नोट कर लें, फिर हम अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। एडवुड मशीन एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें किसी पुली से मास को हैंग किया जाता है। मान लेते हैं ये दो मासेस m1 और m2 हैं, और इसे एक पुली के चारों तरफ स्ट्रिंग लगाकर लटकाया गया है। ये एक ही स्ट्रिंग से दोनों पुली लटके हुए हैं। ये पुली का सेंटर है। हमें इस सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। एक बात का ध्यान रखें कि जब एक एडवुड मशीन की बात करते हैं तो पुली में जो स्ट्रिंग काम में लिया गया है वो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है। दैट मीन्स मासेस के मोशन की वजह से स्ट्रिंग की लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रिंग सेम लेंथ की रहेगी। तो मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रिंग लगी हुई है इसकी लेंथ L है। सो लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज L। ठीक है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सो इक्वेशन के लिए लैग्रेंजियन लिखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सिस्टम का की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो m1 मास का जो पार्टिकल है वो x वैल्यू से डिस्प्लेस होता है। तो m1 मास के पार्टिकल के x वैल्यू से डिस्प्लेस होने की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। बट हम ये जानते हैं कि ये जो पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है वो L है।
अगर ये x वैल्यू से डिस्प्लेस हो रही है और ये लेंथ x है, तो बाकी की बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी? इसके टोटल लेंथ में से इस वैल्यू को माइनस कर दे तो ये इतनी वैल्यू से डिस्प्लेस होगा, दैट इज l माइनस x वैल्यू से। या फिर इसे एक दूसरे तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि इनिशियली जो m1 मास है वो यहां पे है, ऑलराइट, और हम इसे डिस्प्लेस करके यहां तक लेके आते हैं, x वैल्यू से डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पर लेकर आते हैं। जब पुली, ये m1 मास पुली के यहां पर होगा, तब ये पूरी टोटल लेंथ m2 जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ से जुड़ी होगी, जिसकी पूरी लेंथ l है। जब ये लेंथ, ये m1 मास इस पॉइंट से x वैल्यू तक डिस्प्लेस होगा, तो उतनी ही वैल्यू से m2 मास ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। नाउ इनिशियली ये लेंथ l थी, बट x वैल्यू से डिस्प्लेस होने के बाद अब इसकी लेंथ कितनी बचेगी? वो हो जाएगी l माइनस एक्स। सो इस स्ट्रिंग की लेंथ जो डिस्प्लेस होने के बाद है वो x है, जबकि इस तरफ की स्ट्रिंग की लेंथ पहले से l थी, बट डिस्प्लेस होने के बाद अब l माइनस एक्स बची है, क्योंकि x वैल्यू से ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो गया है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी T सिंपली होगी हाफ m वेलोसिटी m1 पार्टिकल की x वैल्यू से डिस्प्लेस हुआ है, तो x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2। अब जिस वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ आएगा उसी वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ भी मूव करेगा, तो वेलोसिटी दोनों की सेम ही रहेगी, x2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पिछले ही क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी कोई पार्टिकल ग्रेविटी के अंडर मूव करता है तो सिस्टम के लिए रेफरेंस पॉइंट को चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पार्टिकल रेफरेंस पॉइंट के ऊपर मूव कर रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट के नीचे मूव कर रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। यहाँ पर पुली के केस में रेफरेंस पॉइंट को ये पुली के सेंटर पर लिया जाता है। नाउ अगर रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है तो दोनों ही मासेस रेफरेंस पॉइंट के नीचे मूव कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, और ग्रेविटी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh से दी जाती है, जहां m पार्टिकल का मास, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और h वो हाइट या डिस्प्लेसमेंट है जिससे मास मूव कर रहा है। तो फर्स्ट मास की बात करें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के नीचे है, मास m1, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g और डिस्प्लेसमेंट है x का। सेकेंड की बात करें तो माइनस मास m2, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g और लेंथ अपने रेफरेंस पॉइंट से ये l माइनस एक्स लेंथ पे है, तो डिस्प्लेसमेंट l माइनस एक्स होगा। नाउ ये क्लियर है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ये हो गए। तो सिस्टम का लैग्रेंजियन l होगा 1/2 m1 और m2, x डॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वायर प्लस t माइनस v करेंगे, ये हो जाएगा m1gx प्लस m2gl माइनस x। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। चूंकि सिस्टम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का है और सिस्टम में एक ही वेरिएबल सिर्फ x ही है, तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन भी एक ही होगा, d ओवर dt डेल l ओवर डेल x डॉट माइनस डेल l ओवर डेल x इक्वल्स टू 0। लैग्रेंजियन का x डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो d ओवर dt ये हो जाएगा m1 प्लस m2 x डॉट माइनस x के रिस्पेक्ट में m1g, और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक माइनस की टर्म बाहर आएगी, तो यहाँ से तो हो गया m1g और यहाँ से एक माइनस टर्म बाहर आएगी, दैट इज m2g, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 x डबल डॉट माइनस
कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 g इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे और थोड़ा फर्दर सॉल्व कर ले, x डबल डॉट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो x डबल डॉट इक्वल हो जाएगा, इसे इक्वेशन के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड भेजने पर ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 g इक्वल्स, दिस इज द लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस सिस्टम। इस इक्वेशन से हम 2-3 रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। वो रिजल्ट्स क्या है कि इफ m1 इक्वल्स टू m2, अगर दोनों ही पार्टिकल के मासेस सेम है तो m1 इक्वल्स टू m2 होने पर m1 माइनस m2 0 हो जाएगा और x डबल डॉट की वैल्यू 0 आ जाएगी। दैट मीन्स एक्सेलरेशन 0 है। एक बार सेम पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये दोनों उसी पॉइंट पर बने रहेंगे, इनके एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। बट इफ m1 is greater than m2, x double dot is greater than 0. And what does this mean? कि if m1 is greater than m2, तो m1 मास जो है, अगर दोनों को आप सेम हाइट पर रखेंगे और m1 मास m2 मास से ज़्यादा बड़ा है तो जाहिर सी बात है m1 मास नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। बट इफ m1 mass is less than m2, then x double dot is less than 0, and this describes that कि m1 mass अगर छोटा है m2 के कंपैरिजन में लाइट वेट है तो m1 mass ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, जबकि m2 mass अपने हाई मास की वजह से नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये तीनों ही रिजल्ट हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे नोट कर लें। ऑल राइट, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेम एटवुड मशीन के लिए ही, बट इस बार सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही है। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सिस्टम यही रहेगा, बस स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज है। स्टेटमेंट ये है कि इफ पुली इज अ डिस्क ऑफ रेडियस r and moment of inertia I about an axis through its center and perpendicular to its plane। क्या चेंज किया गया है कि जो पुली है वो एक डिस्क है जिसका रेडियस r है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अभी तक में हम क्या कर रहे थे कि जो डिस्क, जो ये पुली थी, जो ये सिस्टम था, वो इमूवेबल था, उसमें किसी तरह का कोई रोटेशन नहीं हो रहा था। बट इस पर्टिकुलर सिस्टम में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि ये पुली एक डिस्क है जिसका रेडियस r है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। दैट मीन्स अब ये पुली भी मास के साथ साथ अपने ही एक्सिस पर रोटेट करेगी, और जब एक पुली, एक डिस्क अपनी ही एक्सिस पर रोटेशन करेगी तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो इस वजह से अब लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन पर क्या फर्क पड़ेगा? तो सब कुछ सेम ही रहेगा, बस एक्चुअली मेन फर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी पर पड़ेगा। सो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो अगेन हाफ m1 x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 x डॉट स्क्वायर, ये तो दोनों मासेस की बात हुई। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर कोई सिस्टम रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ I ओमेगा स्क्वायर से दी जाती है,
जहाँ आई जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, जहाँ ओमेगा जो है वो वेलोसिटी अपॉन आर रेडियस होती है, और वेलोसिटी को हम यहाँ पर एक्स डॉट से लिख रहे हैं, तो ये एक्स डॉट अपॉन आर हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस टर्म को चेंज करके एक्स डॉट अपॉन आर के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम चेंज करेंगे तो चूंकि W जो है वो एक्स डॉट अपॉन आर है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 प्लस m2 एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई सेम रहेगा, और ये हो जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन आर के, और चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो हाफ कॉमन आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन आर एक्स डॉट स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की। पोटेंशियल एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुली के अपने एक्स पर रोटेशन से कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, माइनस m1g(x) माइनस m2g(L माइनस x). तो आप सिस्टम का लैग्रेंजियन लिख सकते हैं। लैग्रेंजियन हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन आर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस m1g(x) एंड प्लस m2g(L माइनस x). तो अगर सिस्टम में पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस गिवन है, तो उस केस में जो फर्क आएगा वो आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से अब लैग्रेंजियन जो है वो ये होगा। इससे आगे आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लैग्रेंजियन पता है तो सिंपल आपको लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना है, ये आप खुद से सॉल्व कर लें। एक सिंगल वेरिएबल है, अभी हमने सॉल्व किया था, जस्ट सेम वही प्रोसीजर रहेगा।